नमस्कार, मैं नेहा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे। चलिए फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के सेक्शन पर हम काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल 9 AM पर जो क्लासेस होती है करंट अफेयर्स की होती हैं, जिसमें अभी हम लोग करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल को कवर कर रहे हैं, राइट। उसी क्रम में आज का ये हमारा सेशन है, ठीक है। अभी तक आपने जो करंट अफेयर्स के और भी सेशन हो चुके हैं, क्लासेस जो हो चुकी हैं वो नहीं देखी हो तो आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है आप सभी जानते हैं आने वाली 2025 की जो भी एग्जाम्स होंगे जो स्पेशल यूपी से को टारगेट करेंगे, वहां पर आपको यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरा ध्यान देंगे। और आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न देखेंगे और उत्तर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, यूपी एग्रीज परियोजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यूपी एग्रीज परियोजना, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, विशेषकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में। ऑप्शन सी है शहरी रोजगार को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नई प्रणाली शुरू करना। और आप सभी जानते हैं यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, या फिर यूपी ट्रिपल एस पीईटी का एग्जाम जो 6 से 7 सितंबर के बीच में लगा हुआ है, आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो यूपी स्टैटिक जीके से हैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, राइट। 2 से 3 भी नहीं, ज्यादा भी बन सकते हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। तो उसमें आप सभी जानते हैं कि 12 से 13 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के टोटल प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें यूपी से संबंधित भी प्रश्न बनेंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहेगी। ये जो सीरीज आपके लिए यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स की लाई गई है, तो आप सभी लोगों ने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे वो जरूर क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बताए हैं और उसी क्रम में आज की ये हमारी क्लास है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यूपी एग्रीज परियोजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है, आपका आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, विशेषकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में, ठीक है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत बात क्या की, चलिए इतना ही ध्यान देंगे, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना विशेषकर कौन से क्षेत्रों में, आप बताएंगे पूर्वांचल बुंदेलखंड, जो उत्तर प्रदेश का पूर्व क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, पूर्वोत्तर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। पूर्वोत्तर का क्षेत्र या पूर्वांचल, पूर्वोत्तर नहीं पूर्वांचल कहते हैं इसको, राइट। पूर्वांचल का जो क्षेत्र कहा जाता है पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी स्क्रीन पर। सेकंड है यूपी एग्रीज परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सा शामिल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें क्या शामिल है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्व बैंक की संयुक्त पहल है। ऑप्शन बी है ये किसानों को विदेश में प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके तहत, या फिर यह केवल पशुपालन पर केंद्रित है। तो आपको पता होने चाहिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अगर ऑप्शन में दिए होते हैं तो वो आपको फंसाने के लिए दिए होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इनमें से क्या होगा सही जवाब, तो इसमें आपको देखना है कि यहाँ क्या बोला गया, केवल केवल पशुपालन पर केंद्रित है, तो नहीं, केवल पशुपालन पर नहीं है, पशुपालन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देना तो है ही, पशुपालन में सुधार करना तो है ही, कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि भी इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये दोनों लक्ष्य हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब, केवल 1 और 2 दोनों, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य और विश्व बैंक की संयुक्त पहल है, यानी कि यूपी
और वर्ल्ड बैंक की ये क्या है, संयुक्त पहल है, विश्व बैंक की संयुक्त पहल है। कौन सी पहल है, यूपी एग्रीज परियोजना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर आपको याद रखना है 500 से अधिक लोगों को क्या किया जाएगा, 500 किसानों को, मान लीजिए आप 500 किसानों को क्या कहाँ भेजा जाएगा, विदेश भेजा जाएगा तकनीकी सीखने के लिए। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर 500 किसानों को विदेश भेजा जाएगा। ठीक है, विदेश भेजा जाएगा नई तकनीकी सीखने के लिए। ठीक है, कृषि की नई तकनीकी सीखने के लिए, राइट, तकनीकी सीखने के लिए। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। 500 किसानों को भेजा जाएगा, पशुपालन और कृषि उत्पादकता में वृद्धि इसका लक्ष्य है, और उत्तर प्रदेश सरकार और वर्ल्ड बैंक की ये संयुक्त पहल है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, AI प्रज्ञा योजना इंपॉर्टेंट है। यूपी एग्रीज परियोजना और AI प्रज्ञा योजना, ये दोनों एक साथ ही आई थी। AI प्रज्ञा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है किसानों को सब्सिडी देना, ऑप्शन बी है स्टार्टअप्स और रोजगार को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है आयुष्मान भारत योजना को लागू करना, या फिर ऑप्शन डी है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। क्या होगा इसका सही जवाब, यू प्रज्ञा योजना जो है, AI प्रज्ञा योजना, क्या उद्देश्य है इसका, तो आपको पता होना चाहिए था। किसानों को सब्सिडी देना नहीं है इसका उद्देश्य, क्या होगा, ये हो जाएगा गलत। आयुष्मान भारत योजना को लागू करना गलत, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या निकलेगा, स्टार्टअप्स और रोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आपको याद रखना है 10 लाख युवाओं को, राइट, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 10 लाख युवाओं को AI और डिजिटल तकनीकों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, 10 लाख युवाओं को AI और डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा। ये दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद रहेगा, डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण। ठीक है, डिजिटल, इसको तकनीकी और नोट डाउन कर लीजिए, डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति से संबंधित सही कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यूपी की आर्थिक प्रगति से संबंधित कौन सा सही कथन है। ऑप्शन ए, फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन बी है कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है, ऑप्शन सी है ऋण जमा अनुपात यानी कि CD रेशियो में 2016-17 में भारत जो है उत्तर प्रदेश जो है वो 46% था, जो 2024-25 में बढ़कर 61% हो गया, यानी कि 61% हो गया है। बताना है आपको आर्थिक प्रगति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताइए। 1 और 3 सही है, या केवल 2 और 3 सही हैं, या केवल 1 और 2 सही है, या फिर उपर्युक्त सभी सही हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर करते चलेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फंड आकर्षित करने में यूपी ने कितना फंड आकर्षित किया है, तो आप बोलेंगे 16.2%। ठीक है, फंड आकर्षित कितना किया है, 6, यहाँ पर अलग से लिख लेंगे, 16.2% जो है उत्तर प्रदेश फंड आकर्षित करने में सफल रहा है। ठीक है, फंड आकर्षित किया है 16.2%, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका आंसर करेंगे, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि फंड आकर्षित करने में तो यूपी का पहला स्थान है। ठीक है, इसमें क्या है, यूपी का प्रथम स्थान है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है कर प्राप्ति में यूपी का दूसरा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान नहीं है, दूसरा स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का,
ये पॉइंट याद रखेंगे। तो चौथा नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान है, ठीक है। चौथा ना होकर क्या होगा? दूसरा स्थान प्राप्त है उत्तर प्रदेश को। और ऋण जमा अनुपात यानी कि CD रेशियो 2016-17 में 46% था, ठीक है, 46% था, जो अब बढ़कर 61% हो गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। 2024-25 में बढ़कर 61% हो गया है। तो आपका सही जवाब होगा 1 और 3, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी जो है वो गलत होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 3 सही है, ठीक है। याद रह जाएंगे ये तथ्य, आपको याद रखने हैं, एक भी डेटा गड़बड़ी नहीं करनी है, सब याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। एक राज्य एक RRB पहल, ठीक है, एक राज्य एक RRB पहल के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRBs की बात हो रही है, की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, ये बताना है आपको। 25, 29, 35 या 28? बताइए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहले कितने थे, पहले संख्या कितनी थी और अब घटाकर कितनी कर दी गई है? पहले कितनी थी संख्या, ये बता दीजिए आप लोग फटाफट, और अब कितनी हो गई है ये बता दीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? अच्छा, और एक प्रश्न और है आपके लिए कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उत्तर प्रदेश के, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूपी का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तो मैं बता देती हूँ आपको कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कहाँ पर है हेडक्वार्टर? लखनऊ में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बताइए फटाफट, क्या होगा इसका सही जवाब? ये आई। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। कमेंट में जल्दी जल्दी आप सभी लोग आंसर करेंगे इसका। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। अभी फिलहाल कितनी हो गई है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या? घटकर 28 हो गई है, याद रखना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? 28 हो गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक राज्य एक RRB योजना के अंतर्गत प्रदेश के किन किन बैंकों को मिलाकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया गया है? तभी तो संख्या घटी है, कुछ बैंकों को मिलाकर एक बना दिया गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ठीक है। कौन कौन से बैंकों को मिलाया गया है? ऑप्शन ए बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। ऑप्शन बी है पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त और इंडिया बैंक। ऑप्शन सी है प्रयागराज ग्रामीण बैंक, अवध ग्रामीण बैंक और SBI। ऑप्शन डी है बड़ौदा, यूनियन और बंधन बैंक। इसमें क्या होगा इसका सही जवाब? जैसे कि मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है ना, बताएंगे उसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिक से दीजिए। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, ठीक है। बड़ौदा का नाम याद रखेंगे, आर्यावर्त का नाम याद रखेंगे और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का नाम याद रखेंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। राज्य सरकार ने आई फॉरेस्ट संस्था के साथ किस उद्देश्य से समझौता किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है तकनीकी शिक्षा के प्रचार हेतु, ऑप्शन बी है औद्योगिक निवेश हेतु, ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटारे हेतु, या फिर ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु। क्या होगा इसका सही जवाब? राज्य सरकार ने आई फॉरेस्ट संस्था के साथ किस उद्देश्य से समझौता किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे सही जवाब इसका क्या होगा? तो आप लोग अगर ट्रिक का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। बताइए क्या ट्रिक मैंने बताई है, उसके हिसाब से आंसर करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको बता रखा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु राज्य सरकार ने आई फॉरेस्ट संस्था के साथ समझौता किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आई फॉरेस्ट संस्था के साथ ये समझौता किया है वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। किस ऐतिहासिक इमारत को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से।
लाल किला को, आगरा किला को या फिर कुतुब मीनार को। संख्या भी पूछी जा सकती है कि हेरिटेज होटल के रूप में कितनों को घोषित किया गया है, तो आप बताएंगे 3 इमारतों को। रोशन उद्दौला, छतर मंजिल या चुनार फोर्ट। ऑप्शन सी है ग्वालियर किला, बुंदेलखंड महल या फिर झांसी किला। ऑप्शन डी है गोलकोंडा, दौलताबाद किला या बीदर महल। तो क्या होगा इसका सही जवाब, जरा जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। मैं आपको एक बार पहले भी ये पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका सही जवाब क्या निकलेगा, कौन से हैं हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किए गए हैं। आप बताएंगे रोशन उद्दौला, छतर मंजिल और चुनार कोट को क्या किया गया है, हेरिटेज होटल के रूप में घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने डबल स्टार बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला, पहला हो गया तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है वाराणसी में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है प्रयागराज में और ऑप्शन डी है भुवनेश्वर में। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आपने पढ़ा होगा भारत कला भवन के बारे में, राइट, भारत कला भवन के बारे में। आपने भारत माता सोसाइटी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा बनारसी पान, राइट, ठीक है। आपने सुना होगा बनारसी साड़ियों के बारे में, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, काशी विश्वनाथ मंदिर, इन सभी के बारे में सुना होगा। कहां पर स्थित है आप सभी बताएंगे, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेट अ मिनट। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। हाँ जी, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है किसे, आप सभी जानते हैं जयपुर को पिंक सिटी, पिंकी सिटी नहीं है, पिंक सिटी है, राइट। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रयागराज के बारे में आपको पता होना चाहिए। भुवनेश्वर ओडिशा, कहाँ पर है, ओडिशा भुवनेश्वर में। क्या होता है, क्या है भाई ओडिशा भुवनेश्वर में, आप बताएंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर यहीं पर स्थित है, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, कोणार्क में ही स्थित है सूर्य मंदिर, ओडिशा भुवनेश्वर में। यहीं से क्या निकलती है, यहीं से क्या निकलती है, यहाँ से पूरी जगन्नाथ से ही क्या होती है, जगन्नाथ यात्रा भी निकलती है, ठीक है, जिसे यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ यात्रा पूरी ओडिशा से ही निकलती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है प्रयागराज के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि अगर प्रयागराज से पूछा जाए तो यूपी की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आप बताएंगे प्रयागराज है, राइट। प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। यहीं पर क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी है, राइट। सर्वाधिक अगर आपसे ग्रामीण जनसंख्या पूछी जाएगी तो भी आप बताएंगे प्रयागराज में ही स्थित है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, राइट। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऑप्शन बी सी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। यानी कि अगर देश का पहला स्थायी कलाग्राम आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे कहां पर स्थित है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि किस तिथि तक बढ़ा दी गई है, राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि किस तिथि तक बढ़ा दी गई है, 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2028 तक, 31 दिसंबर 2026 तक या फिर 31 मार्च 2027 तक। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की जो तिथि है वो कब तक बढ़ा दी गई है, बताइए फटाफट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आप बताएंगे 31 मार्च 2027 तक ये तिथि बढ़ा दी गई है, ठीक है। 10 मार्च को घोषित किया गया था, 31 मार्च 2027 तक इसकी तिथि बढ़ाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन अवधि 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दी गई है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ठीक है, लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी होगी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। लखनऊ ऑर्बिटल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी होगी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। 120 किलोमीटर लंबाई होगी, शहर को नई दिल्ली से जोड़ना इसका उद्देश्य, या फिर 150 किलोमीटर लंबाई मेट्रो विस्तार हेतु, 170 किलोमीटर लंबाई ट्रैफिक दबाव कम करना, या फिर 200 किलोमीटर लंबाई केवल कार्गो ढुलाई हेतु। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की जो लंबाई है कितनी बढ़ा दी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आप कहेंगे मैम 170 किलोमीटर लंबाई बढ़ा दी गई है, कितनी कर दी गई है, आप बताएंगे 170 किलोमीटर लंबाई कर दी गई है और ट्रैफिक दबाव को कम करना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। 170 किलोमीटर लंबाई कर दी गई है और ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 की बात हो रही है। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 किस राज्य पुलिस बल को मिला और किस कारण से मिला है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न है, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र पुलिस को साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश पुलिस को महाकुंभ को सुरक्षित और डिजिटल बनाने हेतु, ऑप्शन सी है कर्नाटक पुलिस को ड्रोन निगरानी हेतु, या फिर ऑप्शन डी है दिल्ली पुलिस को स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम हेतु। क्या होगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। आंसर करेंगे जल्दी से, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आप कहेंगे ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 राज्य पुलिस को मिला है और किस लिए मिला है, कहेंगे ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को महाकुंभ को सुरक्षित और डिजिटल बनाने हेतु दिया गया है, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया गया है, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 यूपी पुलिस को दिया गया है और महाकुंभ को सुरक्षित और डिजिटल बनाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, किस किस जायद फसल को बीमा और केसीसी के तहत शामिल किया गया है। आपने अभी 27 जुलाई को जो यूपी आरओ का पेपर हुआ है उसमें देखा होगा कि आपसे खरीफ की फसल पूछी गई थी, उसमें मूंग का नाम दिया गया था। आपको पता होना चाहिए मूंग जो है वो जायद की फसल है, राइट। ऑप्शन ए है गेहूं धान गन्ना, ऑप्शन बी है मूंग उड़द लीची तरबूज, ऑप्शन सी है सरसों ज्वार बाजरा, ऑप्शन डी है सूरजमुखी टमाटर या सेब। बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। अभी मैंने आपको एक हिंट कर दिया है, अभी तो आप लोग बता सकते हैं। बताएंगे कौन सी जायद फसल है जिसे बीमा और केसीसी के तहत शामिल किया गया। आप बताएंगे मूंग उड़द लीची तरबूज खरबूज, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, तरबूज खरबूज ककड़ी है ना, ककड़ी, ये सभी क्या हैं, जायद की फसलें हैं। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और बीमा केसीसी में किसे शामिल किया गया, मूंग उड़द लीची तरबूज, इन सभी को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। माता शबरी के नाम पर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। माँ शबरी के नाम पर, माता जो शबरी थी जिन्होंने भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे, ठीक है। अस्पताल, कृषि मंडियों में कैंटीन व विश्राम स्थल, स्कूल या फिर पुस्तकालय। बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया था, भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे, तो उसी से आप समझ जाएंगे क्या होगा। कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्राम स्थलों का निर्माण किया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कृषि मंडियां, जितनी भी एग्रीकल्चर वाली मंडियां हैं जो हैं, ठीक है, वहां पर क्या किया जाएगा, इसका कैंटीन वगैरह का निर्माण किया जाएगा, आराम की व्यवस्था की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सरदार पटेल के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार किस क्षेत्र में योजना चला रही है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य क्षेत्र में, ऑप्शन बी है आर्थिक व रोजगार क्षेत्र में, ऑप्शन सी है शिक्षा क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन डी है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आंसर करेंगे फटाफट से। एजुकेशन होगा, आर्थिक और रोजगार क्षेत्र होगा, महिला सशक्तिकरण होगा, या फिर स्वास्थ्य होगा इसका सही जवाब। आंसर कीजिए जल्दी से।
इसका सही जवाब क्या होने वाला है, आंसर करेंगे आप लोग। स्वास्थ्य, आर्थिक और रोजगार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या फिर महिला सशक्तिकरण। तो सरदार पटेल के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार किस क्षेत्र में योजना चला रही है, आप याद रखेंगे आर्थिक और रोजगार के क्षेत्र में योजना चला रही है, राइट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रश्न पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि प्राप्त है, ठीक है, सरदार की उपाधि जो प्राप्त है वो किसके द्वारा दी गई, तो आपको याद रखना है 1928 में, यानी कि 1928 में एक सत्याग्रह हुआ था जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। बारदोली कहाँ है, गुजरात में है। बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं और बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही इन्हें क्या दिया गया था, बारदोली की महिलाओं द्वारा ही इन्हें प्रदान की गई थी कौन सी उपाधि, सरदार की उपाधि, राइट। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हीं की याद में अहमदाबाद में, आपको पता होना चाहिए, अहमदाबाद में एक प्रतिमा की स्थापना की गई है, एक स्टैच्यू की स्थापना की गई है, कौन सा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राइट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई है, यूनिटी जिसे हम एकता की मूर्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है, एकता की मूर्ति के नाम से जानते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद नर्मदा नदी के तट पर ये किया गया है। बात क्लियर हो गई, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। पुष्यलोका माता अहिल्याबाई होलकर, माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किस प्रकार की योजना लागू की गई है। ऑप्शन ए है महिला हॉस्टल, ऑप्शन बी है टेक्सटाइल पार्क, ऑप्शन सी है छात्रावास या फिर ऑप्शन डी है पुस्तकालय। क्या होगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। पुष्यलोका माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में आप जानते होंगे, विश्वविद्यालय आपने देखे होंगे, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर कॉलेजेस के नाम आपने सुने होंगे। तो इनके नाम पर कौन सी योजना चलाई गई है, तो महिला हॉस्टल के निर्माण की योजना क्या है, लागू की गई है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, संत रविदास के नाम पर उत्तर प्रदेश में कौन सी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। संत रविदास के नाम पर कौन सी परियोजनाएं, 2 लेदर पार्क या फिर छात्रावास या स्वास्थ्य केंद्र या कृषि मंडी। क्या होगा इसका सही जवाब, ये बताना है आपको। संत रविदास के नाम पर उत्तर प्रदेश में कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं, तो आपको याद रखना है संत रविदास के नाम पर 2 लेदर पार्कों की स्थापना की जाएगी, ये प्रस्तावित है, ठीक है, 2 लेदर पार्कों की स्थापना प्रस्तावित है। और आप लोग मुझे बताएंगे ये जो 2 लेदर पार्क हैं ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, 2 लेदर पार्क कहाँ स्थापित किए जाएंगे, ये आपसे प्रश्न है मेरा, कहाँ स्थापित किए जाएंगे, कमेंट में आप सभी लोग जरूर इसका आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए है, भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर कौन सी योजना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि भारत रत्न से सम्मानित हैं, इनके नाम पर कौन सी योजना है। ऑप्शन ए छात्रावास पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण, ऑप्शन बी रोजगार योजना, ऑप्शन सी महिला हॉस्टल या फिर ऑप्शन डी पुस्तकालय। क्या होगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर कौन सी योजनाएं हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आप बताएंगे ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। मैम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, छात्रावास पुनर्निर्माण और नव निर्माण किया जा रहा है इसके तहत, ठीक है। ये सभी पॉइंट हैं जो जरूरी पॉइंट है, आपको याद रखने हैं, मिस बिल्कुल भी नहीं करने हैं, राइट। 1 सेकंड का टाइम देंगे आप सभी मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये हो गया, ऑप्शन ए हो गया आपका राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किस प्रकार की योजना है? महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करना, ऑप्शन बी छात्रावास निर्माण, ऑप्शन सी रोजगार योजना, या फिर ऑप्शन डी पुस्तकालय। क्या होगा इसका सही जवाब? मैं आपको एक बार पहले भी इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ, बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप कहेंगे मैम मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति में झांसी में जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ही किया गया था, और इन्हीं के नाम पर एक योजना लाई गई है, मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने की योजना। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। संत कबीर को उत्तर प्रदेश में कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे? संत कबीर के नाम पर उत्तर प्रदेश में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन बी है सी है 15 और ऑप्शन डी है 10। 5, 11, 15 या 10, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। संत कबीरदास का जन्म स्थान आप सभी जानते हैं, प्रश्न बार बार पूछा जाता है इसलिए बता देती हूँ। संत कबीरदास का जन्म स्थान कहाँ से संबंधित है? ये आप बताएंगे मगहर वाराणसी से संबंधित है, राइट। मगहर वाराणसी से संबंधित है, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिए। संत कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित है, ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित है, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कौन थे? एक जुलाहा थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कबीर पंथ की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, कबीर पंथ की स्थापना की थी, ये पॉइंट भी जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? संत कबीर के नाम पर उत्तर प्रदेश में कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं? तो आप बताएंगे 10 टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जा रहा है यूपी में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चौधरी चरण सिंह के नाम पर किस प्रकार की योजना लागू की गई है? चौधरी चरण सिंह के नाम पर ऑप्शन ए है कृषि मंडी, ऑप्शन बी है लखनऊ में सीड पार्क, ऑप्शन सी है छात्रावास और ऑप्शन डी है पुस्तकालय। चौधरी चरण सिंह के नाम पर किस प्रकार की योजना लागू की गई है? आप बताएंगे लखनऊ में सीड पार्क की स्थापना की जाएगी। पढ़ा चुकी हूँ इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, करंट अफेयर्स के पिछले जो सेशन हो चुके हैं उनमें मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ आपको, आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किस क्षेत्र में योजना है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए पुस्तकालय के क्षेत्र में, ऑप्शन बी महिला हॉस्टल, ऑप्शन सी कृषि मंडी, या फिर ऑप्शन डी लेदर पार्क। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। अटल बिहारी वाजपेयी अगर आप इनके बैकग्राउंड की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये एक शिक्षक रहे थे, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है, ठीक है। किस क्षेत्र में योजना है इनके नाम पर? आप बताएंगे पुस्तकालय स्थापित करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में, मुंडा विद्रोह से संबंधित है, झारखंड के मुंडा विद्रोह से संबंधित है बिरसा मुंडा, ये पॉइंट याद रखना है। इनके नाम पर कौन कौन से संग्रहालय बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन कौन से संग्रहालय बनाए जाएंगे? कहां पर? मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, कानपुर या फिर आगरा, मेरठ। क्या होगा इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है बिरसा मुंडा के नाम पर कौन कौन से संग्रहालय बनाए जाएंगे? आप बताएंगे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब, मिर्जापुर सोनभद्र में संग्रहालय बनाए जाएंगे। बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मिर्जापुर सोनभद्र ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश में कितनी डॉल्फिन पाई गई हैं जो देश में सर्वाधिक डॉल्फिन संख्या वाला राज्य बनाती हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया है इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी डॉल्फिन, गंगा जो कानपुर वाराणसी का पूरा ये जो क्षेत्र पड़ता है इस बेल्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश के कितनी डॉल्फिन पाई गई हैं में ये आपसे पूछा जा रहा है। 2220, 2397, 815 या फिर 6327। बताइए कितनी पाई गई हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है।
ऑप्शन उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है कि यूपी में कितनी पाई गई हैं, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ नदी डॉल्फिन कितनी है, तो आप बताएंगे 2397 में है। अगर आपसे कुल पूछा जाए, कुल यानी कि भारत में कुल कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई हैं, तो कुल आप संख्या याद रखेंगे 6327 कुल संख्या है नदी डॉल्फिन की पूरे देश में। ठीक है, कुल संख्या है पूरे देश में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, पूरे देश में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन कितनी है, मतलब कितनी है टोटल, तो आप बताएंगे 6327 है। उत्तर प्रदेश का पूछा जाए, आप बताएंगे 2397 सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में पाई गई है नदी डॉल्फिन। ठीक है, सर्वाधिक संख्या यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश का पहला तेजस्वी किसान मार्ट, तेजस्वी किसान मार्ट कहाँ स्थापित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है गोरखपुर में, किसानों को बैंक ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी है इमलीपुर सोनभद्र, किसानों को उचित मूल्य पर उपज बेचने का मौका देना। ऑप्शन सी है प्रयागराज में कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाना, या फिर ऑप्शन डी है कानपुर बीज वितरण केंद्र बनाना। क्या होगा इसका सही जवाब, ये प्रश्न पूछा जा रहा है और जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला तेजस्वी किसान मार्ट कहाँ स्थापित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आप बताएंगे। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इमलीपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। राइट, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, इमलीपुर सोनभद्र में किसानों को उचित मूल्य पर उपज बेचने का मौका देने के लिए तेजस्वी किसान जो मार्ट है उसकी स्थापना किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की बात हो रही है, इसका नया संग्रहालय कल्प वृक्ष किसके द्वारा उद्घाटित किया गया, तो आपको याद रखना है यूपीपीएससी आयोग का नया संग्रहालय जिसका नाम क्या है, आपको नाम इसका याद रखना है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला या अमित शाह। क्या बताएंगे आप, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ठीक है, प्रमुख लोकसभा प्रमुख या लोकसभा के अध्यक्ष जिसे हम स्पीकर कहते हैं, कौन है आप बताएंगे, ओम बिरला। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया कल्प वृक्ष का, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया संग्रहालय। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, ठीक है, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की वर्तमान रैंक क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 15वीं रैंक है, ऑप्शन बी है 5वीं रैंक है, ऑप्शन सी है 10वीं है, या फिर ऑप्शन डी है 8वीं है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के रैंक क्या है, आपका सही जवाब होगा 5वीं रैंक है। ठीक है, पंचायत डिवोल्यूशन जो इंडेक्स है उसमें यूपी का 5वां स्थान है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, पीपीपी मॉडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितनी धरोहर इमारतों को पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। कितनी धरोहर इमारतों को पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 8। क्या होगा इसका सही जवाब, बताना है आपको, जल्दी से उत्तर देंगे इसका। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितनी धरोहर इमारतों को पर्यटन इकाई के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पीपीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट, पीपीपी, ये आपको याद रखना है। क्या है इसका राइट आंसर, तो आप क्या बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। पीपीपी मॉडल पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर नजर डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में देश की पहली हो गई तो क्या होगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, पहली पॉलीटेक्निक एसिड बायो पॉलीमर विनिर्माण इकाई किस जिले में स्थापित की गई है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देश की पहली पॉलीलैक्टिक एसिड
बायोपॉलीमर विनिर्माण इकाई किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ऑप्शन ए है बुलंदशहर, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी वाराणसी या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? उत्तर प्रदेश में देश की पहली पॉलीलैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? आप सभी जानते हैं दूध में, है ना। लैक्टिक एसिड की बात की जाए अगर, तो आप सभी जानते हैं लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बायोपॉलीमर विनिर्माण इकाई किस जिले में स्थापित की जा रही, ये प्रश्न है। ऑप्शन क्या है? बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी या प्रयागराज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लखीमपुर खीरी में स्थापित की जा रही है, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और आज के सेशन का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा। क्या है? खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र की कुल क्षमता क्या है और यह किस तकनीक से लैस है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1320 मेगावाट, फ्लू गैस डी सल्फाराइजेशन, या फिर ऑप्शन डी है 660 मेगावाट सोलर पावर, ऑप्शन सी है 1000 मेगावाट वायु ऊर्जा, ऑप्शन डी है 500 मेगावाट हाइड्रो पावर। क्या होगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है, फटाफट आंसर करेंगे। खुर्जा सुपर ताप जो विद्युत संयंत्र है उसकी कुल क्षमता क्या है और ये किस तकनीक से लैस है, ये आपको बताना है। मैंने आपको ट्रिक दे रखी है कि जो सबसे लंबा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाता है। अधिकांश मामलों में, हर जगह नहीं होता है, अधिकांश मामलों में यही उत्तर होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1320 मेगावाट की ये कुल क्षमता है इसकी। और फ्लू गैस डी सल्फाराइजेन क्या है, इसकी तकनीकी है, ये इसकी तकनीकी है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो गया आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़कर कहीं नहीं जाना है, यहीं पर होता है हमारा सेशन एंड। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप सभी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस के जितने भी पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। क्लास पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, एग्जाम से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 9 AM पर। करंट अफेयर्स के इस सेशन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, राइट। जितने प्रश्न पूछे गए कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करिएगा आप। और आगे आप लोगों को और किन किन टॉपिक्स पर क्लासेस चाहिए उसे आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपकी सुविधा के अनुसार क्लासेस लेकर आती रहूंगी, राइट। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग 2025 में सिलेक्शन लेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।